इस बार के इलेक्शन में टोटल 5000 से ज्यादा कैंडिडेट आपका एक वोट पाने के लिए आपके दरवाजे पर जरूर आएंगे और असल मायने में वोट देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन हर एक नागरिक की पसंद अलग अलग होती है, चाहे वो कपड़े की पसंदगी हो या फिर क्या खाना हो। लेकिन क्या हो अगर जहां पर आप वोट डालने गए हो वहां की ईवीएम मशीन पर आपकी पसंद का एक भी कैंडिडेट का नाम हो ही ना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप मजबूरन किसी को भी वोट दे देंगे ये जानते हुए कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ उस कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या फिर ये कैंडिडेट या फिर वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो करप्ट पार्टी है? तो आप में से बहुत लोग शायद मजबूरन उस करप्ट पार्टी को वोट दे देंगे। तेरे पास कोई और रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है और वो है नोटा का बटन। लेकिन भारत में नोटा की पावर को केवल 50% तक ही सीमित रखा गया है, इसमें राइट टू रिजेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फिर आज के इस वीडियो में हम नोटा और राइट टू रिजेक्ट जैसे छोटे टर्म्स लेकिन एज अ सिटीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स और भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टीज नोटा की चर्चा क्यों नहीं करती हैं, इन सभी टॉपिक्स को जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि नोटा की शुरुआत सबसे पहले 1976 में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में एक म्युनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल के चुनाव में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इस नोटा के ऑप्शन को अन्य देशों ने भी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको बाकी सभी कंट्रीज में नोटा के नाम से ही जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव, लेकिन यही अमेरिका में नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दीज कैंडिडेट्स, और यूक्रेन में इसको अगेंस्ट ऑल, और स्पेन में इसको ब्लैंक बैलेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो इसको पहली बार 2013 में लागू किया गया था। 2009 के इलेक्शन के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रपोजल रखा जिसमें पूरे देश में नोटा को लागू कराना था, और इस प्रपोजल के ठीक बाद नागरिक अधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी। और इसके ठीक 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को लागू करते हुए ये कहा कि जिस प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक के पास वोट देने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से उसी नागरिक के पास किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देने का भी अधिकार होना चाहिए। भारत से पहले 13 कंट्रीज में नोटा को लागू किया जा चुका था। भारत 14वां देश बना जहां पर इसको लागू किया गया। लेकिन अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हमारे देश में ऑलरेडी एक इलेक्शन सिस्टम रन कर रहा था, तो फिर आखिर बीच में नोटा को इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जब 1951 में पहली बार इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे तब भारत की टोटल पॉपुलेशन का केवल 45% पीपल ने अपना बहुमूल्य वोट दिया था। इसका मतलब आधी पॉपुलेशन वोट डालने गई ही नहीं। और ऐसे ही 2009 में 58% पॉपुलेशन ने वोट दिया। लेकिन जब 2013 में नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया तब वोट देने वाली पॉपुलेशन में मेजर हाई जंप देखा गया। 2014 के इलेक्शन में ऑलमोस्ट 8% का हाई जंप नोटिस किया गया। इससे पहले इतना ज्यादा परसेंटेज गैप किसी भी इलेक्शन में नहीं देखा गया था। नोटा को इंट्रोड्यूस करने में बहुत सारे रीजनों में एक रीजन ये भी था कि परसेंटेज ऑफ वोट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके। अब मान लीजिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 5 कैंडिडेट खड़े हुए और इसकी बहुत हद तक संभावना है कि उन 5 कैंडिडेट में आपको कोई भी कैंडिडेट सही ना लगे। तो इससे पहले जब नोटा को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तब बहुत से लोग वोट देने जाते ही नहीं थे। उन सभी वोटर्स को लगता था ये सारे ही कैंडिडेट करप्ट हैं, किसी को भी वोट देने से क्या ही हो जाएगा। और ये हमारे इलेक्शन सिस्टम का बहुत बड़ा लूप होल था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटा का एक स्पेशल पिंक कलर का बटन ईवीएम मशीन के सबसे नीचे ऐड किया गया। लेकिन अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस नोटा से कुछ होता भी है या फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर द्वारा हमारे हाथ में केवल झुंझुना पकड़ा दिया गया। देखिए, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये साफ साफ मेंशन है कि जितने भी वोट नोटा के द्वारा दिए जाएंगे उनको चुनाव आयोग द्वारा काउंट तो किया जाएगा, लेकिन नोटा के जो टोटल वोट है उनका इलेक्शन रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 कैंडिडेट एबीसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं और वहाँ पे टोटल 100 वोटर्स अपना वोट देते हैं। अब ईवीएम मशीन पर आपको एबीसी के नीचे आपको नोटा का भी एक ऑप्शन दिखेगा। अब यदि मान लीजिए ए को 30 वोट मिलते हैं और बी को मिले 10 वोट और सी को मिले 15 वोट, लेकिन वहाँ की जनता में कुछ लोग इन तीनों ही कैंडिडेट्स को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर उन सभी ने नोटा का बटन दबा दिया। अब आप ये नोटिस करेंगे इन तीनों ही कैंडिडेट से ज्यादा वोट तो नोटा को मिल गए। लेकिन इसके बावजूद भी इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक कैंडिडेट को विनर घोषित किया जाएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में समझा दिया, लेकिन रियलिटी में जब 2013 में 8 राज्यों के चुनाव हुए थे तब कुल वोट का 1.85% वोट नोटा को दिया गया था, और यह आंकड़ा बढ़कर 2015 में दिल्ली और बिहार के इलेक्शन में 2.02% हो गया। और यही नहीं, 2017 के गुजरात इलेक्शन के दौरान 118 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस के बाद परसेंटेज वाइज 3rd नंबर पर नोटा को वोट शेयर
शेयर प्राप्त हुआ। ईयर बाय ईयर नोटा की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है और इसी वजह से महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस 2013 के नोटा वाले नियम में एक रिफॉर्म भी किया। एक्चुअली जब महाराष्ट्र में 2018 में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा था, लोकल बॉडीज का मतलब ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव, तब वहां पर एग्जैक्टली वही केस ऐसा आ गया जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया था। पुणे जिले के मनकरवाड़ी ग्राम पंचायत चुनाव में टोटल 383 वैलिड वोट में से 204 वोट तो केवल नोटा को ही चले गए और ऐसा केवल एक ग्राम पंचायत के चुनाव में नहीं हुआ था, बल्कि कई जगह पर ऐसे केस सामने आए। और इन्हीं सब वजहों से महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस रूल में रिफॉर्म करते हुए एक नया रूल ऐड किया। यदि नोटा को किसी चुनाव में मिलने वाला वोट अगर वहां पर इलेक्शन में खड़े किसी भी कैंडिडेट के वोट से ज्यादा है तो फिर उस कंडीशन में वहां पर री इलेक्शन करवाए जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया डिसीजन है। और बाद में इस नए रूल को हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआती भाग में बोला था कि एक ऑप्शन है वो है नोटा। आपने नोटिस किया होगा कि आपसे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई इस बार किसको वोट दे रहे हो। यदि आप गलती से किसी और पार्टी का नाम ले लेंगे तो वो तुरंत बोल देंगे, अरे क्या ही तुम उस पार्टी को वोट दोगे, क्यों फालतू में अपना वोट खराब कर रहे हो। जो जीतने वाली पार्टी है तुम जाके उसको वोट दो। उनके अकॉर्डिंग जैसे चुनाव के पहले ही ये फिक्स हो गया है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। अगर पुणे जिले के ग्राम पंचायत वाले वोटर्स भी आपकी तरह सोचते कि नोटा पर वोट देने से क्या ही हो जाएगा, कहीं मैं अपना वोट खराब तो नहीं कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो महाराष्ट्र और हरियाणा में रिफॉर्म हुए थे फिर तो वो कभी रिफॉर्म हो ही ना पाते, क्योंकि ये जो रिफॉर्म हुए हैं अभी भी केवल लोकल बॉडीज के चुनाव में ही लागू हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नहीं लागू हैं। इन दोनों ही चुनाव में अभी भी नोटा की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि इस बार आपको कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लगता है तो बिल्कुल आप बेझिझक नोटा पर बटन दबाइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा एक वोट खराब हो रहा है। हो सकता है आपके एक वोट से आने वाले इलेक्शन में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस नए वाले रिफॉर्म को लागू कर दिया जाए। और यहाँ पर बात केवल री इलेक्शन की नहीं है। यदि मान लीजिए री इलेक्शन होता भी है, वापस से फिर से वही कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं जिनको आपने पहले इलेक्शन में नकार दिया था, तो फिर क्या वापस से री इलेक्शन में नोटा का ही वोट देंगे? ऐसे तो पूरे 5 साल आप नोटा का ही गेम खेलते रह जाएंगे। इस नोटा में एक रिफॉर्म करके एक नया नियम और ऐड करना चाहिए और वो नियम है राइट टू रिजेक्शन का। देखिए, राइट टू रिजेक्शन का सीधा मतलब यही हुआ कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं मैं उनमें से किसी को भी लाइक नहीं करता हूँ। एंड वन मोर थिंग, यदि फर्स्ट टाइम इलेक्शन में एबीसी से ज्यादा वोट यदि नोटा को मिले हैं और उस कंडीशन में वापस से री इलेक्शन होता है तो फिर ये 3 कैंडिडेट वापस से उस इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि इन तीनों को फर्स्ट टाइम वोट देने के दौरान ही जनता ने इनको नकार दिया है। लेकिन हाँ, लाइफ टाइम तो इन लीडर्स को बैन नहीं करना चाहिए, मे बी 5 साल 10 साल या फिर जैसा भी रूल बनाया जाए, लेकिन नेक्स्ट री इलेक्शन में वो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो कैंडिडेट चाहे तो गुजरात से निकलकर वाराणसी में चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है गुजरात के लोगों ने उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं किया हो, लेकिन बनारस में हो सकता है उसकी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग मिल जाएं और वहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर ये सारे ही रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो फिर फाइनेंशियली रूप से इसका एक्स्ट्रा बर्डन हमारी सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ 2019 का लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, जिसमें अराउंड 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और इसी इलेक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है, जिसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वहीं अगर वापस से री इलेक्शन होता है तो फिर पैसे के साथ साथ टाइम और बाकी गवर्नमेंट स्टाफ, टीचर, पुलिस, ये सभी केवल इलेक्शन कराने में ही बिजी रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी खुद से एक स्टेप आगे आए और उन सभी कैंडिडेट्स को टिकट ही ना दें जिन भी कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या फिर वो करप्ट हो, तो फिर शायद आम जनता नोटा की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है ही नहीं। इसलिए अभी के केस में यदि आपको कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है तो आपको जरूर नोटा का बटन प्रेस करना चाहिए। कैंडिडेट को जिताने के लिए नहीं, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत के लिए, क्योंकि अगर आपका एक वोट किसी की गवर्नमेंट बना सकता है तो यदि नोटा में वोट की संख्या ज्यादा होगी तो फिर निश्चित तौर पर गवर्नमेंट को और उन सभी पॉलिटिकल पार्टी को वापस से सोचने पर मजबूर कर देगी, जिसका बेनिफिट इस इलेक्शन में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर होने वाला है। नोटा को इम्प्लीमेंट हुए ऑलरेडी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो फिर क्या आप में से किसी ने कभी नोटा को वोट दिया है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।